हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रिक। आई सेल्फ मोनिका। और आज के क्लास के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस 11th या 12th के अंदर भी पढ़ा है, तो हम उसमें भी देख सकते हैं। और आपको मेरे चैनल को देखने के लिए, डेली देखने के लिए सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो आपके मोबाइल की रिंग भी बज जाए और आप जल्दी से मेरे टॉपिक्स को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे। इसमें क्या होता है अध्यारोपण के सिद्धांत में, कि जब माध्यम की किसी बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती है, यानी हम अगर किसी भी जगह पर आप क्या करें, प्रकाश तरंगों को देखें तो प्रकाश तरंगें बहुत सारी एक साथ पहुंचती हैं। वैसे ही हम देखें अगर किसी माध्यम पर या किसी बिंदु पर, किसी माध्यम के किसी पॉइंट के पर दो तरंगे क्या हों, एक साथ पहुंचती है, तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन जो होगा वो उन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के बीच बीजीय या वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी अगर हम देखें कि एक बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती हैं, तो उस पर एक आपको क्या चाहिए होगी, परिणामी विस्थापन चाहिए होगा। तो उस परिणामी विस्थापन को हम उन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न जो अलग अलग विस्थापन है, उन दोनों अलग अलग विस्थापनों को जोड़ करके एक परिणामी विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर दो तरंगों के विस्थापन क्या है, y1 तथा y2 है। तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, दोनों तरंगों के विस्थापनों का योग, यानी y वेक्टर इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। और यह सिद्धांत सिर्फ लेज़र तरंगों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, लेज़र तरंगों पर ये वाला जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। तो हाँ भाई, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश की तरंगों के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश की तरंगों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक ही आता है व्यतिकरण, कि प्रकाश में हम व्यतिकरण को कैसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हो, यानी प्रकाश स्रोत क्या हो, एक ही हो। जैसे कि आपकी लाइट वगैरह होती है, वहाँ पर अगर एक ही प्रकाश स्रोत आपका है और वहाँ से जो तरंगे निकलेंगी प्रकाश की वो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की हों, तो किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी स्रोत है, तो यहाँ से समान आयाम समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे हैं वो एक माध्यम में, ये जो आपका माध्यम है इसी माध्यम में इधर पीछे नहीं जाएंगी, एक ही माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में क्या हो, आती हो। तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो भी क्या होती है, अलग अलग। यानी कोई इस माध्यम में पहले बिंदु होगा तो उस पर प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की तरंगे जल्दी आएंगी, तो यहाँ पर उनकी जो प्रकाश की तीव्रता होंगी वो माध्यम में प्रत्येक बिंदु पर, जितने भी बिंदु होंगे माध्यम में, उन बिंदुओं पर सभी पर क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, तथा कुछ पर क्या हो जाती है, न्यूनतम। जैसे कि हम देख सकते हैं कोई पास में बिंदु है तो उस पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी और जो दूर है उन पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो कुछ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूनतम होगी। तो एक ही दिशा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दम होती है, तथा कुछ पर न्यूनतम होती है। इसको ही आप, इस घटना को ही क्या कहेंगे, हम व्यतिकरण कहते हैं। कि इसकी जो एक शॉर्ट लैंग्वेज है वो, उसके लिए हम देखेंगे कि एक ही दिशा में चलने वाली दो समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम के दो प्रकाश तरंगों द्वारा किसी बिंदु पर अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, आपका व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है।
यानी प्रकाश की तीव्रता जहाँ पर अधिक होगी और न्यूनतम होगी वहाँ पर व्यतिकरण होगा, और वो व्यतिकरण जो है उसी आधार पर हम व्यतिकरण को क्या करते हैं, दो भागों में बांटेंगे। तो दो भागों में बांटते हैं तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण, अथवा उसको रचनात्मक व्यतिकरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिन बिंदुओं पर क्या हो, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो, न्यूनतम यानी कम हो, तो उन बिंदुओं पर होने वाले जो व्यतिकरण की घटना होगी उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी अगर आप प्रकाश की तीव्रता के आधार पर अगर हम व्यतिकरण को देखेंगे तो व्यतिकरण दो प्रकार का होगा, फर्स्ट समपोषी व्यतिकरण और सेकंड हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। समपोषी जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी वो समपोषी व्यतिकरण होगा, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम होगी या न्यूनतम होती है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, समान आवृत्ति तथा नियत कालांतर तथा लगभग समान आयाम की दो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप हम परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं। यानी हम क्या करेंगे, प्रकाश की तीव्रता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, जहाँ पर आपके देख सकते हो कि जो तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप हो रही है उनकी आवृत्ति भी समान है, नियत कालांतर में यानी एक ही दिशा में आ रहे हैं, तथा समान लगभग समान आयाम भी उनके समान है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, प्रकाश की तीव्रता के लिए तीव्रता का सूत्र निकालते हैं। तो उसका सूत्र क्या निकालेंगे, ये जो सूत्र हैं हम समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें भी रखता है। तो शर्तें भी हम इसी से देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए व्यंजक निकालेंगे तीव्रता के लिए। क्या हो जाएगा, माना किसी माध्यम में एक ही दिशा में समान आवृत्ति जो है वो कितनी हो जाएगी, ω/2π की दो तरंगे गतिमान है। ठीक है, यानी एक ही माध्यम में दो तरंगे आप गतिमान कर रहे हो जिनकी आवृत्ति क्या है आपके पास, ω/2π, तो जिनके आयाम क्रमशः क्या ले लेंगे हम, A1 तथा A2 जो कि लगभग समान होंगे। ठीक है, माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचने पर इनमें कालांतर भी क्या हो रहा है, फाई उत्पन्न होता है, तथा किसी समय क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के विस्थापन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, निम्न अनुसार हो जाएंगे, जो कि आपने विस्थापन समीकरण में देखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू A1 साइन ω t, y2 इक्वल्स टू A2 साइन ω t प्लस फाई हो जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से देखेंगे हम कि परिणामी विस्थापन जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम परिणामी विस्थापन देख लेंगे, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। देन y1 और y2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम y1 और y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखोगे A1 साइन ω t प्लस A2 साइन ω t प्लस फाई हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, देन यहाँ पर आप साइन ω t प्लस फाई है यानी साइन A प्लस B का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन A प्लस B का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि होता है आपके पास साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, साइन ω t कॉस फाई प्लस कोस ω t साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, A2 कोष्टक से बाहर रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि जो A2 है वो साइन A प्लस B से इंटू हो रहा है। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला तो आपने ओपन कर दिया, तो इस फॉर्मूले से A2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो परिणामी विस्थापन होगा y इक्वल्स टू वो हो जाएगा A1 साइन ω t प्लस A2 साइन ω t कोस फाई प्लस A2 कोस ω t साई फाइन। ठीक है, अब साइन फाई हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन ω t इधर भी है, साइन ω t इधर भी है, तो हम इन दोनों टर्म्स में साइन ω t को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे A1 प्लस A2 कोस फाई बच जाएगा, एंड प्लस ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे A2, ये A2 है। ओके,
तो ये a2 cos ओमेगा t sin फाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और हम ये देख सकते हैं, आप इसको आप तरंग में लेंगे तो इसके लिए हमें इन फैक्टर और यहाँ पर भी इन फैक्टर्स को फाई कालांतर वाले को थोड़ी देर के लिए हमें कुछ लेट करना होगा। और लेट करते हैं तो हम इन्हें मान लेंगे कि आपके पास ये जो है परिणामी आयाम ले लेंगे हम इनके लिए, तो वो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 कोस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल A कोस थीटा यानी परिणामी आयाम, एंड a2 साइन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन थीटा। तो हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल A साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस a cos ओमेगा टी साइन थीटा हो जाएगा। वापस आप देख सकते हो कि a कॉमन आ रहा है, हम a कॉमन ले लेंगे, देन वापस आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का फॉर्मूला यानी साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम वापस इनको क्या बना देते हैं, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बना देंगे। तो आपके पास जो परिणामी विस्थापन है वो a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की इक्वल हो जाएगा। अब आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, इसमें से आप कैपिटल A की वैल्यू, क्योंकि कैपिटल A इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम इन दोनों में से कैपिटल A की वैल्यू निकालते हैं। तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारे पास देख सकते हो क्या आ जाएगा, a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a साइन थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos फाई स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर्स इनके अंदर आ जाएंगे, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है आपका आइडेंटिटी होता है, जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कोस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसमें आपने इसको देखा है वो ये रूल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि होता है इक्वल टू 1, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर एंड प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि हमें तो ए स्क्वायर ऑलमोस्ट ए स्क्वायर चाहिए, तो हम ए चाहिए यानी परिणामी आयाम निकालते हैं। तो हम कैपिटल A इक्वल्स टू यहाँ स्क्वायर है, देन इधर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कोस 5, ये फॉर्मूला जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हम यहाँ पे वही चीज़ आपने अप्लाई की है, प्लस a2 यहाँ पे होल स्क्वायर है, देन a2 का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर 5 भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वापस आपके पास a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कोस स्क्वायर 5 एंड साइन स्क्वायर 5, वापस से ये दोनों मिलकर के एक आइडेंटिटी बनाते हैं, देन यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a2 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला नहीं सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कोस फाई एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो यहाँ पर a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 का स्क्वायर, यानी आयाम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल में ज़्यादातर उसके कालांतर पर डिपेंड करता है। तो इसके आधार पर ही इनकी जो तरंग का आयाम रहेगा वो भी हम देख सकते हैं। एंड प्रकाश की तीव्रता देखते हैं हम, तो तरंग की तीव्रता जो है वो क्या होती है, आई, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, देन आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, परिणामी आयाम के स्क्वायर के इक्वल। तो आई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो हम इससे स्पष्ट है कि जो आपका किसी बिंदु पर परिणामी आयाम उस बिंदु पर अध्यारोपित तरंगों के बीच फाई पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और फाई पर डिपेंड करेगा तो इसके लिए हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तों को भी लागू करते हैं। तो उनके लिए हम देख सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण कब होगा और विनाशी व्यतिकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं।
तो हम देखेंगे कि जो समपोषी व्यतिकरण है उसके लिए हम परिणामी आयाम ए का मान अधिक होना चाहिए, और अधिक होने के लिए हम कह सकते हैं कि जो कोस फाई होगा वो क्या होना चाहिए, +1। क्यों होना चाहिए +1? क्योंकि कोस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी मैक्सिमम +1 होती है और मिनिमम -1 होती है। तो हम मैक्सिमम ही लेंगे क्योंकि हमें आयाम को क्या बताना है, अधिक बताना होगा, और अधिक बताना होगा तभी तो आपकी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, और प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो हम कोस फाई को +1 देते हैं। अब कोस फाई जो है +1 वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो हम को देख सकते हैं कि जो कोस पाई होता है वो 0 पर +1 होगा, देन पाई पर क्योंकि उसका जो हाफ हो जाएगा वो तो हो जाएगा पाई, देन पाई पर माइनस नेगेटिव हो जाएगा, देन वापस 2 पाई पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे कि रोटेट होता है तो इन रोटेट वैल्यू पर ही ये हमेशा +1 रहेगा। तो रोटेट वैल्यू पर 0, फिर वापस आप रोटेट हुए देन 2 पाई, फिर वापस रोटेट होंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई। ऐसे ही अगर हम चले जाएंगे तो लास्ट जो आपका पाई का आएगा वैल्यू वो उसको हम डिनोट कर सकते हैं 2 पाई एन से, जहाँ पर आपका एन जो है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम पथांतर देखेंगे, उसका पथांतर क्या हो जाएगा, तो पथांतर को हम डेल से डिनोट करते हैं, देन इसकी वैल्यू होती है λ/2 पाई इंटू कलांतर। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप कालांतर जितना भी रखोगे कोस 0, कोस 2 पाई 2, 4 पाई वगैरह अगर आप यहाँ पर रखते हैं, ये सब क्या है, कालांतर है, यहाँ पर आप पुट करते हैं तो आपके पास पथांतर की वैल्यू निकलती है 0 λ 2 पाई 3 पाई एन पाई, सॉरी 0 λ 2 λ 3 λ एन λ। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके पास पथांतर। कलांतर जो है वो हो जाएंगे 0, 2 पाई 4 पाई 2 एन पाई। और अब हम इसके लिए क्या करेंगे, परिणामी आयाम जो होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगी, √A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, जो कि एक फॉर्मूला है। यहाँ पर प्लस क्यों आया है, क्योंकि जो कॉस फाई जो है वो यहाँ पर से किसी की वैल्यू होगी, देन उसकी वैल्यू +1 होगी, तो ये हो जाएगा 2A1 A2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर से आप रूट भी कैंसिल कर देंगे तो A मैक्सिमम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, परिणामी आयाम वो दोनों ही तरंगों के आयाम के इक्वल होता है, यानी दोनों आयामों के एडिशन के इक्वल होगा A1 + A2। एंड जो उसकी तीव्रता होगी वो मैक्सिमम भी होगी और किसके प्रोपोर्शनल होगी, A1 + A2 के होल स्क्वायर, यानी दोनों आयाम के होल स्क्वायर के इक्वल होगी, दोनों आयामों के योग के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, इसी ही हम सेम विनाशी व्यतिकरण के लिए भी देख सकते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो ए है आपका परिणामी आयाम, उसका मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वो होती है -1। तो -1 के लिए जो पाई है वो क्या होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी ऑड नंबर्स में पाई होना चाहिए। तो उसके लिए हम ले लेंगे 2n - 1 पाई। तो पथांतर भी देखेंगे, हम पथांतर रखते हैं तो यहाँ पे पाई, 3 पाई वगैरह की वैल्यू रखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड 2n - 1 λ/2 हो जाता है। एंड आयाम जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, देन आयाम मिनिमम होगा तो यहाँ पे √A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर -2A1 एंड A2, माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो कोस पाई है उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो ये वापस फॉर्मूला बन रहा है आपका A1 - A2 का होल स्क्वायर, देन A मिनिमम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों आयामों के अंतर के इक्वल हो जाएगा। देन I मिनिमम जो है वो यानी तीव्रता न्यूनतम कितनी होगी, A1 - A2 के होल स्क्वायर के इक्वल, यानी दोनों आयामों के अंतर के स्क्वायर के इक्वल होगी उसकी तीव्रता। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये क्या है, आपके विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के लिए समीक शर्तें हैं जो कि यहाँ पर हम इस तरीके से लागू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।